who is competent to enter into a contract. Yes, sir. According to Section 11 of the Indian Contract Act, according to Section 11 of the Indian Contract Act, every person is competent to contract who is of the age of majority, Yes. according to the law to which he is subject. Yes. माने यदि उसकी एज मेजोरिटी है, Yes. जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये पहली कंडीशन है. Yes. एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. तो तीन बातें मेन है. Yes, sir. पहला, Age of majority. हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, जो उसकी एज है वो मेजोरिटी एज होनी चाहिए. हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, ये पहला पॉइंट है. नंबर 2, Who is of sound mind. who is of sound mind. Number 2 point, who is of sound mind. Yes. और नंबर 3, not disqualified from contracting by law to which he is subject. माने कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा. Yes. पोजिशन ऑफ एग्रीमेंट विद अ माइनर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइनर. माइनर माने हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी. माइनर कौन हो गया? हु इज नॉट, Age of majority. हु इज नॉट Of the age of majority. नॉट ऑफ द Age of majority. एज ऑफ मेजोरिटी. And not तो हु इज माइनर? Yes. Minor is a person who has not attained majority. According to Section 3 of the Indian Contract Act, a person is deemed to have attained majority. माने कब मानते हैं कि वो मेजर हो गया? Where the guardian of a minor person or property is appointed under the Guardian and Wards Act 1890. माने उसके गार्जियंस को अपॉइंट किया गया. कोई माइनर है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसके गार्जियन को अपॉइंट किया गया अंडर द गार्जियन वार्ड्स एक्ट. तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स, तो जब उसकी एज 21 साल की हो जाएगी तो हम मानेंगे कि वो एज ऑफ मेजोरिटी हो गया. वेयर माइनर प्रॉपर्टी हैज पास्ड अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स. कोर्ट ने फॉर द टाइम बिंग प्रॉपर्टी को अपने अधिकार में ले रखा है, तो भी क्या होगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स. और बाकी सभी केसेस में हम लेते हैं 18 ईयर्स. माने पहली बात क्या हुआ? गार्जियन अपॉइंट किए गए हैं उसके अंडर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 21 ईयर्स. कोर्ट ने वेयर माइनर प्रॉपर्टी हैज पास्ड अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, माने कोर्ट के अंडर में प्रॉपर्टी है तो भी 21 ईयर्स. और इन दोनों के अलावा जितने भी अदर केसेस हैं उसके लिए वी विल टेक 18 ईयर्स. पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर. अगर हम कोई एग्रीमेंट माइनर के साथ करते हैं तो क्या उसका सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या उसके रूल्स होंगे, क्या उसके फैक्ट्स होंगे? द प्रोटेक्ट द लॉ, सॉरी यहाँ पे लॉ ऐड कर लीजिए. द लॉ प्रोटेक्ट माइनर्स राइट बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर एंड मे नॉट possess द कैपेसिटी टू जज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम. लॉ जो है वो माइनर को प्रोटेक्ट करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो माइनर है वो नॉट मैच्योर है. Yes, उसको पता नहीं है और नॉट possess द कैपेसिटी टू जज, और उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जज कर पाए कि वो जो चीज़ है वो उसके लिए बेटर है, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. द पोजिशन ऑफ एग्रीमेंट विद और बाय माइनर में बी समराइज्ड एज अंडर. तो उसके रूल्स देखते हैं कि अगर हम कॉन्टैक्ट करते हैं माइनर के साथ तो उसके क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडिटी. एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. ये मेन वर्ड है. माने वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द इनिशियल स्टेज. अगर हम माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाएगा, उसको आप बाद में भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते. दिस इज वॉइड एब इनिशियो. वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या होता है? बैक में लिख लीजिए फ्रॉम द बिगिनिंग. वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग. फ्रॉम द बिगिनिंग. वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग. इसमें केस है लीडिंग केस, उसका आपको नाम नोट करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा. तो मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष.
ये नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, वॉइड एब इनिशियो। Yes. इस केस में डिसाइड किया गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, नो एस्टॉपल। Yes. ए माइनर इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग ऑफ द प्ली ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन यहाँ पे एक बात हमने ये बताई कि ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर को लॉ क्या मानता है, माइनर इज इमेच्योर, वो अपना अच्छे बुरे का डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन माइनर इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग अप द प्ली ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और जो अदरवाइज क्या होता, बाल कारागृह नहीं होती, बच्चों की जेल भी होती है ना, तो ऐसा नहीं कि माइनर लायबल नहीं होगा। माइनर अपना माइनॉरिटी का प्ली देकर अपने आप को बचा नहीं सकता। ही मे प्लीड इन्फेंसी टू एस्केप फ्रॉम बीइंग लायबल। इन्फेंसी माने भोलापन, माने वो अपने आप को इन्फेंसी तो शो कर सकता है कि जी मेरे को पता नहीं था या मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन वो माइनॉरिटी का हवाला देकर, माइनॉरिटी बताकर अपने आप को सेव नहीं कर सकता। हाँ, प्ली ऑफ इन्फेंसी अलाउड है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इन जी भीमप्पा मेटी वर्सेस बालगौड़ा भीमागौड़ा केस का नाम है, याद करना पड़ेगा। द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट वेयर एन इन्फेंट रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ age and thereby induces other to enter into a contract with him, he is an action founded on stopped from setting up infancy। मान यदि कोई माइनर अपने आप को रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दिखा रहा है कि मैं मेजर हूँ और दूसरे वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको प्ली ऑफ इन्फेंसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भोलेपन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। माने कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर बेसिकली क्या है, वॉइड है। बिल्कुल ठीक बात है, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन वो वॉइड एब इनिशियो कब होगा, जब उसको, लेकिन माइनर अपने आप को कांट सेव हिमसेल्फ बाय गिविंग अ प्ली ऑफ माइनॉरिटी। हाँ, इन्फेंसी वो शो कर सकता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देखा, वेयर एन इन्फेंट, जो माइनर था, रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली, अपने आप को फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, और अदरवाइज देन ही इज ऑफ एज। ही इज ऑफ एज माने कि वो मेजर हो चुका है, एंड देयर बाय, और इस प्रकार से इंड्यूसेस अनदर, दूसरे पर्सन को इंड्यूस कर रहा है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, कि वो दूसरा पर्सन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। तो ही इज एन एक्शन फाउंडेड ऑन स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग अप द इन्फेंसी। तो वहां पर उसका जो एक्शन है, जो इन्फेंसी का बेनिफिट है, वो उसको नहीं मिलेगा। स्टॉप माने रोक दिया जाएगा उसको, ठीक है। ही इज एन एक्शन फाउंडेड ऑन स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग अप इन्फेंसी, ठीक है। भोलेपन का तो वो दे सकता है हवाला, बट अगर वो कोई फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी करता है तो उसको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज ऑफ माइनर, according to section 30 and 33 of the Specific Relief Act, in case of a fraudulent representation of his age by the minor, inducing the other party to enter into a contract, the court may award compensation to the other party। तो दूसरी पार्टी को अगर उससे कुछ नुकसान हुआ है तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा माइनर। बट यहाँ पे एक क्लॉज आएगा, माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली, जो उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे माइनर ने कुछ पैसे ले लिए किसी से अपने आप को मेजर दिखाकर, तो वो पैसे वापस मिल जाएंगे उसको। अगर उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए होंगे तो वापस नहीं मिलेंगे। माने माइनर से आप कोई वर्क नहीं करवा सकते। माइनर इज नॉट, जो माइनर लायबल एज अ प्रॉपर्टी, माने जो उसकी प्रॉपर्टी है वहां से आप रिकवर कर सकते हो पैसे, बट ही इज नॉट लायबल पर्सनली। रेटिफिकेशन ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, अगर माइनर बाद में मेजर हो भी जाए तो मैंने अभी क्या बताया, वॉइड एब इनिशियो। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड, वो उसको आप बाद में भी सही नहीं कर सकते आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। रेटिफाई माने लागू नहीं, दोबारा से वो लागू नहीं होगा। जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उस समय वो माइनर था, बाद में वो मेजर हो गया, तो मेजर होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं होगा, आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं हो सकता।
रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ द मेकिंग ऑफ द एग्रीमेंट। रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि बैक डेट से आप उसका इफेक्ट ले रहे हैं, जबकि बैक डेट में वो क्या था, माइनर था। आप आज की डेट से एक नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो रेटिफाई नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर एन एग्रीमेंट विच वाज देन वॉइड कैन नॉट बी मेड वैलिड बाय सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। सही बात। यदि एक बार वो वॉइड हो गया तो हम उसको बाद में वैलिड नहीं कर सकते रेटिफाई करके। आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं माइनर के साथ आफ्टर, जब वो मेजर हो जाएगा, लेकिन जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको खत्म करना पड़ेगा, वो सब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैलिडिटी ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन। अगर माइनर किसी मेजर पर्सन के साथ मिलकर जॉइंटली कोई एग्रीमेंट करता है किसी और के साथ, द एग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन आर वॉइड विज़ द माइनर but can be enforced against the major person who has jointly promised to perform। जैसे मिस्टर ए माइनर है और मिस्टर बी मेजर है, तो ए और बी दोनों ने मिलकर सी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, तो ए इज नॉट लायबल क्योंकि वो माइनर था, लेकिन बी कौन है, मेजर, तो वो लायबल होगा। माइनर एज अ पार्टनर, ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, with consent of all the partners from the time being, मानिए यदि सारे पार्टनर एग्री हो जाए तो उसको हम एज अ बेनिफिशियल पार्टनर बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ही कैन शेयर द प्रॉफिट विदाउट इंकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी। माने हम उसे शेयर तो प्रॉफिट तो दे सकते हैं, प्रॉफिट में शेयर होगा, लेकिन लॉस में उसको शेयर नहीं मिलेगा। ही इज नॉट लायबल पर्सनली, ठीक है, उसको हम पर्सनल लायबल नहीं कर सकते लॉस के लिए। हाँ, जो शेयर है वो उसको मिलेगा, और ये कब होगा, व्हेन ऑल अदर रिमेनिंग पार्टनर्स आर एग्री। अगर एग्री नहीं है तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर एज एन एजेंट। फर्म में माइनर को हम एजेंट बना सकते हैं, क्योंकि माइनर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर को, जिसका वो एजेंट है। एजेंट कौन होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हैं। तो माइनर एज एन एजेंट हो सकता है, कैन एक्ट एज एन एजेंट एंड बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट विदाउट इंकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी। माइनर एज अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ ए कंपनी, माइनर कैन बिकम ए शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ ए कंपनी इफ द शेयर्स आर फुली पेड अप। एक तो शेयर कैसे होना चाहिए, फुली पेड अप, एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सो नॉट प्रोहिबिट सो। जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो उसको मना नहीं करता। माइनर एज एन इंस्टॉलमेंट, जब माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं होती तो वो कहाँ से होगा इंस्टॉलमेंट। ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, आप माइनर के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिसमें माइनर को बेनिफिट मिले। ए माइनर कैन बी अ प्रॉमिस, कैन बी अ प्रॉमिसी। माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माने माइनर को कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट दिया जाए तो वी कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर एज अ बेनिफिशियरी। इन राघवा चरियर वर्सेस श्रीनिवासा, द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट अ mortgage executed in favor of a minor who has advanced the mortgage money is enforceable by him or by other person on his behalf। माने कोई मोर्टगेज किया गया माइनर के लिए, एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ ए माइनर, तो उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, माइनर को मिलेगा। तो यदि उसका बेनिफिट नहीं मिलता है तो उस केस में वो क्लेम कर सकता है। ही कैन बी अ बेनिफिशियरी। कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स गार्जियन, द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर बाय हिज गार्जियन और मैनेजर ऑफ हिज एस्टेट कैन बी एनफोर्स्ड बाय और अगेंस्ट द माइनर इफ द कॉन्ट्रैक्ट is within the scope of the authority of guardian or is for the benefit of minor। अगर उसके गार्जियन या उसके मैनेजर्स पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के बिहाफ, माइनर के बेनिफिट के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द माइनर एनफोर्सेबल हो सकता है, बट नॉट पर्सनली। उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे हम उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दो बातें होनी चाहिए, एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया उससे गार्जियंस ने या मैनेजर ने वो अथॉरिटी के अंदर किया गया, और दूसरी बात फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। इसका अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है
माइनर का, है ना, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, तो इसलिए बहुत डिटेल में है ये। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जैसे माइनर को जीवन जीने के लिए कुछ समस्या है, कुछ सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसे चाहिए। ए पर्सन हु हैज डिपेंडेंट ऑन हिम इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर। ए पर्सन ऑन whom a person on whom minor is dependent, माने वो पर्सन जिस पर माइनर कौन है, डिपेंडेंट है। ए पर्सन ऑन whom माइनर इज डिपेंडेंट इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच माइनर। तो अगर किसी पर्सन पर माइनर डिपेंडेंट है, किसी पर्सन पर कौन है, माइनर डिपेंडेंट है अपनी नेसेसरीज के लिए, सामान के लिए, कपड़े के लिए, खाने पीने के लिए, तो वो उस पैसे को जो उसने माइनर पे खर्च किया उसको वो उस प्रॉपर्टी से, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। क्लेम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड नॉट अगेंस्ट पर्सन, माने पैसा उसकी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, आप उसे काम नहीं करवा सकते, वो पर्सनल लायबल नहीं होगा। ए क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड कैन बी मेड अगेंस्ट द माइनर्स प्रॉपर्टी एंड नॉट अगेंस्ट द माइनर पर्सनल। उसके अगेंस्ट में, माइनर के अगेंस्ट में पर्सनली काम नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए माइनर कैन नॉट बी आस्क्ड टू एक्सपेंड लेबर इन एक्सचेंज। माइनर को आप ये नहीं कह सकते भाई आपको काम करना पड़ेगा इसके बदले। माइनर प्रॉपर्टी इन टॉर्ट माने सिविल रॉन्ग, जैसे आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए आप, तो ये क्या हो गया, टॉर्ट हो गया, सिविल रॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको, सिविल रॉन्ग। तो माइनर may be held liable in tort, civil wrong, but if in the course of doing what he is entitled to so under the contract he is found guilty of negligence, गलती से ऐसा हो गया, so he cannot be made liable on tort of he is not liable on the contract। ठीक है, अगर वो ये दिखा दे कि बाय मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया, तो आप माइनर को टॉर्ट के लिए लाइबल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, उसकी 18 ईयर से कम है और वो स्कूटी लेके जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो वो चालान नहीं काटेगा, वो क्या करेगा, अपने पापा को बुलाओ, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे पैसे लेंगे। वो माइनर के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर कैन गिव अ प्ली कि मैं गलती से यहाँ आ गया, तो वो सो ही कांट टेक एक्शन अगेंस्ट द माइनर। सिविल रॉन्ग अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, है ना। सिविल रॉन्ग माने जो असामाजिक है, या जो रूल्स हैं सिविल्स के, सामाजिक रूल हैं, उनको आपने ब्रेक किया। अगर बाय मिस्टेक किया तब तो कोई समस्या नहीं है, और बाय जानबूझ के करेंगे देन यू आर लायबल इन अ सिविल रॉन्ग। पोजीशन ऑफ, नाउ वी डिस्कस पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग, ये सेकंड कैटेगरी है, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माने जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। हु इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम एनी मेक्स इट इज कैपेबल। माने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उस समय वो कैपेबल है to understand the terms of the contract, to form a rational judgment as to its effect upon his interest। मान जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया उस समय वो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझने लायक है, समझ सकता है, और रैशनल जजमेंट, और अपने हिसाब से उसका जजमेंट ले सकता है कि उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तमिल लैंग्वेज में और आपको तमिल आती नहीं, वैसे आप पढ़े लिखे हैं, मैच्योर्ड माइंड है, साउंड माइंड है, लेकिन आपको तमिल नहीं आती,
तो उसका मतलब क्या हो गया कि उस लैंग्वेज के लिए यू आर अ अनसाउंड माइंड. ठीक है. तो अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट सो एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट. Thus, if a person is not capable of both, he is said to have suffered from unsound mind of mind, unsoundness of mind. दोनों बातें पूरी होनी चाहिए. मतलब he is incapable to understand the terms of the contract और दूसरा unable to form a rational judgment. तो हम क्या बोलेंगे? He is a person of unsound mind. Position of a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind. Usually of sound mind but occasionally of unsound mind. This is हाँ yes. नहीं सॉरी उल्टा हो गया. Usually of unsound mind, usually of unsound mind but occasionally of sound mind. माइंड नॉर्मली वो रहता है अनसाउंड माइंड. कभी कभी उसका दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देता है तो ही विल बिकम पर्सन ऑफ साउंड माइंड. वैसे यूजुअली क्या होता है? वो अनसाउंड माइंड. उसे बात समझ में नहीं आती बट कभी कभी वो ठीक ठाक बिहेव करता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट occasionally of sound mind may take a contract when he is of sound mind. तो जिस समय वो साउंड माइंड है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. A sane man who is so drunk that he cannot understand the terms of the contract or form a rational judgment as to its effect on his interest cannot enter into a contract. Such drunkenness lasts. कोई सेन पर्सन है जो बेहोशी की हालत में है, ड्रंक किया हुआ है और वो उस समय कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को नहीं समझ पा रहा है या जजमेंट नहीं ले पा रहा है तो कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. जब तक उसका ड्रंकनेस खत्म ना हो जाए तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता. यहाँ पे भी साउंड आ रहा है और साउंड नहीं आ रहा है. वो कोई सा भी आप कर सकते हैं. लॉजिक वही है कि जब वो साउंड माइंड होगा तो एंटर कर सकता है. बर्डन ऑफ प्रूफ. द रूल्स रिगार्डिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ आर समराइज्ड एज अंडर. वेयर अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड. अगर वो यूजुअली साउंड माइंड है the burden of proof lies that he was of unsound mind at the time of contract lies on the person who challenges the validity of the contract. माने एक पर्सन क्या है? साउंड माइंड का है और दूसरा पर्सन जो ये कह रहा है कि वो कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय ये अनसाउंड माइंड था तो उस पर्सन को ये प्रूव करना पड़ेगा. प्रूविंग दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. जो ये वैलिडिटी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है उसको वो चैलेंज कर रहा है कि भाई ये उस समय अनसाउंड माइंड था तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्सन इज ऑफ अ अनसाउंड माइंड. जो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है उसको चैलेंज कर रहा है. वेयर पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, वो नॉर्मली अनसाउंड माइंड रहता है. द बर्डन ऑफ प्रूविंग ही वाज ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट. तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय साउंड माइंड हो गया था. मानिए अगर कोई पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड है लेकिन जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो साउंड माइंड है तो कौन प्रूव करेगा इसको कि वो साउंड माइंड था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किया गया? हु अफर्म्स इट, जिसको उसका बेनिफिट मिल रहा है. इन केस ऑफ ड्रंकनेस और डेलीरियम फॉर्म फ्रॉम फीवर और अदर कॉजेज, उसे मेंटली फीवर है, ड्रंकनेस में है. द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही वाज डेलीरियस फ्रॉम फीवर और वाज सो ड्रंक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो जो पर्सन कह रहा है कि ड्रंकनेस में था या फीवर में था उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया उस समय ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने लायक नहीं था. पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ. अगर किसी पर्सन को लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, सो ही कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. बिसाइड्स माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, दे आर अदर हु आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सम अदर लॉज. सच पर्सन हैव बीन शोन बिलो. कौन कौन हो सकते हैं वो? एलिन एनिमी, शत्रु देश के साथ आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते. एंड एलिन इज अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री
माने बेसिकली आइलैंड वर्ड किसके लिए है? जो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है. एंड एलियन हुज कंट्री इज एट पीस विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एन एलियन फ्रेंड. जो इंडिया के साथ में पीसफुली बिहेव करता है वो कौन है? एलियन. और जो ही हैज यूजुअली द फुल कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वार. एंड एलियन एनिमी कौन हो गया? जिसका इंडिया के साथ पीसफुल रिपब्लिकन नहीं है. एंड एलियन एनिमी कैन नीदर into any contract nor can be used sued in the Indian Contract Act except by license from the सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर वार चल रही है तो जो एलियन एनिमी का सिटीजन है वो ना तो इंडिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता और ना ही वो इंडियन कोर्ट में स्यू हो सकता जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट ना कर दे. पोजिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिफोर द वार. अगर वार से पहले एंटर किया गया कॉन्ट्रैक्ट, if such contracts are against the public policy or such that they may benefit the enemy, such contracts stand dissolved. और कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिससे कि जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, माने वार शुरू होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिस समय वो हो सकता था, लेकिन बाद में वार शुरू हो गई, तो अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है या जिससे एनिमी कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. इफ सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, सच कॉन्ट्रैक्ट आर मैरिली सस्पेंडेड. तो जब तक वार चलेगी सस्पेंड हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से लागू हो जाएगा. माने वार के समय कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो तो अलाउड ही नहीं है. वार होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वार हो गई, तो यदि वो कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी है या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एनिमी कंट्री को बेनिफिट दे रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इफ सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर अगेंस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी नहीं है, such contracts are merely suspended for the duration of the war and revived after the war is over. जैसे वार खत्म होगी वो चालू हो जाएगा, unless they have been already become time barred under the law of limitation act. अगर वो टाइम बार्ड है कि 2 साल के बाद वो ऐसे खत्म हो जाना था और 2 साल ऐसे ही बीत गए वार ड्यूरेशन में या किसी और कारण से, तो फिर वो आगे वैलिड नहीं होगा. जैसे एग्जाम्पल है, एन इंडियन कैरीज ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान. कोई इंडियन है वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है. ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई हु कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया. इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ए वार ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इन दिस केस एक्स बिकम एन एलियन एनिमी दो ही इज एन इंडियन एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इफ नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी विल बी सस्पेंडेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वार एंड रिवाइव्ड आफ्टर द वार इज ओवर. ठीक है. अगर वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं है, सो फॉर द टाइम बीइंग जब वार चल रही होगी तो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंडेड हो जाएगा और जैसे वार खत्म होगी वो दोबारा से एप्लीकेबल हो जाएगा. फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, जो विदेशी राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्स दोज कॉन्ट्रैक्ट इन आवर कोर्ट बट दे कैन नॉट बी सूड इन आवर कोर्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. माने यदि उन पर कोई मुकदमा चलेगा तो जिस देश के वो नागरिक हैं, जिस देश के वो एम्बेसडर बन के हमारी कंट्री में आए हैं, उस देश के ऊपर, उस देश के कोर्ट में उन पर केस चल सकता है, हमारी कंट्री के कोर्ट में उनका केस नहीं चलेगा. अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्व्स टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ आवर कोर्ट. जब तक वो खुद को अपने आप को पेश ना कर दे कि हम एग्री हैं आपकी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन के लिए. अगर जैसे सपोज कोई यूएस का एम्बेसडर है, राजदूत है, वो इंडिया में बैठा हुआ है, तो अगर उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी तो वो यूएस के कोर्ट में की जाएगी, इंडियन कोर्ट में उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. हाँ, यदि वो खुद ही मान जाएगा कि मैं एग्री हूँ कि मेरे खिलाफ इंडियन कोर्ट में भी एक्शन हो जाए तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. कन्विक्ट, ए पर्सन इज कॉल्ड कन्विक्ट इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, मैं जेल में है, सेंटेंस माने जिसको जेल हो चुकी है. ड्यूरिंग द period of sentence he cannot enter into any contract. After the period of sentence he can enter into a contract and can sue on a contract. Sentence का मतलब क्या है? जेल में, जेल के समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जेल से बाहर आके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट इन इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ इट्स मेमोरेंडम. कंपनी का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है नहीं कर सकती है, कौन डिसाइड करेगा? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉजेस, कि उसके मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉजेस लिखे हुए हैं. अगर उसका मेमोरेंडम उसको अलाउड करेगा देन कंपनी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट.
इंस्टॉलमेंट जिसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है और असेट्स कम है. व्हेन अ पर्सन्स डेब्ट एक्सीड्स हिज असेट्स ही इज एडजस्ड इंस्टॉलमेंट एंड हिज प्रॉपर्टी स्टैंड्स वेस्टेड इन द ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके अधिकार में है? कोर्ट के अधिकार में, और कोर्ट उसको अपने हिसाब से जाकर डिस्पोज ऑफ करेगा. सच पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार खत्म हो चुका है. कैन नॉट स्यू, ना कोई उसके खिलाफ एक्शन ले सकता और ना ही वो किसी और के खिलाफ एक्शन ले सकता. एंड कैन नॉट बी स्यू. अब ये कुछ एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स बताना है. तो पहला है ट्रू फॉल्स के अंदर, माइनर हु इज ऑफ साउंड माइंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नो, क्योंकि माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो कॉम्पिटेंट हो, साउंड माइंड हो या ना हो. ए पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट जब वो अनसाउंड माइंड है. जब वो साउंड माइंड हो जाएगा तो कर लेगा. ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर. फॉल्स. दिस इज वॉइड एब इनिशियो. बिगिनिंग से वो वॉइड होता है. ए माइनर कैन बी ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी. यस, अगर उसका आर्टिकल परमिट करेगा तो. और दूसरा कैसा होना चाहिए? शेयर फुली पेड अप होने चाहिए. ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट enter into a contract when he is of sound mind. False. जब वो साउंड माइंड का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है. एन इडियट कैन नेवर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. यस, क्योंकि उसको पता ही नहीं, मूर्ख व्यक्ति है वो. क्योंकि वो टर्म्स कंडीशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. ए लुनेटिक कैन नेवर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. यस, लुनेटिक का देखते हैं अभी क्या है. When a person declared as insolvent, he cannot be sued. Yes, true. The contract entered into on behalf of a minor by his guardian cannot be against the minor. Yes. A minor together with two majors can form a partnership. Yes, कर सकता है. अगर बाकी सारे पार्टनर एग्री हैं, so he can form the partnership. ठीक है. तो अभी हमने डिस्कस किया है इसमें. सबसे पहले माइनर का पॉइंट था, उसके बाद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसके बाद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. देन उसमें हमारे पास कुछ लोग आए थे, एलियन एनिमी. उसके बाद फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, कन्विक्ट, कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, इंसॉल्वेंट. ठीक है.